तो कैसे बनेगी सिफारिश की सरकार, दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उसके बाद अब ये लग रहा है, उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि कल उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता देंगे और कहा जाएगा कि अल्पमत की सरकार बनाए। बीजेपी अपनी बात, अपना ही राग अलाप रही। उसका ये कहना है कि संविधान के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, अल्पमत की सरकार हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसे हालात में क्या हो सकता है? योगेश जी, आप बताइए। देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रण दे, पर ऐसा नहीं कि वो जो आमंत्रण देगा उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये इस आमंत्रण की अपॉर्चुनिटी भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले स्वीकार नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आज इस बदले हालात में जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतराने के लिए मौका दे रहे हैं तो वो उस अल्पमत की सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करेगी। और अगर उस अल्पमत के सरकार के आमंत्रण को वो स्वीकार करती है तो जो करैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, जिस करैक्टर को लेकर नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स की एक नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं, वो डाइल्यूट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों और करैक्टर डाइल्यूट न हो, इन सारे के बीच भारतीय जनता पार्टी किसी भी नए विकल्प को स्वीकार करेगी सरकार बनाने की। वो कोशिश करेगी कि वो चुनाव में जाए और चुनाव में जाना उसके लिए मुफीद होगा। और मुझे लगता है कि जो हवा है, जो ग्लैमर है नरेंद्र मोदी का, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं, उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हो जाएगी, क्योंकि जो 3 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो तीनों सीटें वो जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नहीं थी और आपका जो क्रेज है चुनाव में उतरने से डर रही है। बिल्कुल वो ये कह रही है। और दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी क्या कह जी बिल्कुल, आऊंगी आपके पास योगेश जी। जिस तरह से दिल्ली का आप हाल देख रहे हैं, सरकार बनाने को लेकर यहाँ पर कवायद तेज हो गई है। एलजी की सिफारिश मंजूर होने के बाद अब बीजेपी का दिल्ली में काबिज होने का रास्ता पूरी तरह से साफ होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैसे होगा दिल्ली विधानसभा का समीकरण, आइए आपको ये दिखाते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना इतना आसान भी नहीं होगा। दिल्ली में पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 31 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि इसके 3 विधायक अब लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने खाली हुई इन 3 सीटों के लिए 25 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। लेकिन अगर बीजेपी को अभी बहुमत साबित करने का मौका मिलता है तो बीजेपी के पास कौन से रास्ते बचते हैं? अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहें तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी को समर्थन दे दें, तब भी बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना आसान हो सकता है, लेकिन इसके आसार भी कम ही नजर आ रहे हैं। तीसरा रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि अगर कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भी बीजेपी बहुमत साबित कर सकती है। लेकिन कांग्रेस आखिर इस तरह का रिस्क क्यों लेगी? उपचुनाव बीजेपी के लिए दिल्ली में लिटमस टेस्ट का काम कर सकते हैं। इसलिए कृष्णानगर, तुगलकाबाद और मेहरौली सीट पर बीजेपी एक बार फिर से कब्जा जमाना चाहेगी। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के पास 29 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 27 विधायक हैं। अगर बीजेपी उपचुनाव में सभी 3 सीटें जीत भी जाती है तो उसके कुल 31 विधायक ही होंगे। अकाली दल के 1 विधायक को मिलाकर भी बीजेपी का आंकड़ा 32 का ही होगा, जबकि सदन में बहुमत साबित करने के लिए 36 का आंकड़ा बीजेपी को लाना होगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव जी, आपने भी समझा होगा किस तरह से ये समीकरण बैठ रहे हैं अगर विधानसभा तक पहुंचना है। लेकिन सवाल ये है कि आप पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप चुनाव से डर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है, अब हमने उस तरफ देखना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इनका काम आरोप लगाना है, काम करना नहीं है। इनको जब मौका मिला था तो ये भाग गए थे, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से एक बड़ा स्टैंड क्लियर रखा कि हम संवैधानिक तौर से काम करना चाहते हैं और हम उसकी संविधान की गरिमा का ध्यान रखेंगे। आम आदमी पार्टी को यदि इतना कॉन्फिडेंस है और उनके सारे विधायक उनके साथ हैं तो फिर वो डरते क्यों हैं? असली बात यह है कि इनके अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को साजिया इल्मी के सवालों का जवाब देना है, उन्होंने अपने राजेश गर्ग जो उनके एमएलए जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको जवाब देना है।
तो उनके पास अब बिल्कुल करने आकाश को जी, है आपके नहीं, पास। जी। इनके पास कुछ करने को है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक मैच्योर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि 10 जगह से लोग इकट्ठे हुए और पार्टी बन गए जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके लोग कश्मीर पे भी 2 ओपिनियन देते हैं। तो इसलिए इन लोगों के क्या आरोप लगाते हैं उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम संविधान के नियम के अनुरूप चलेंगे, ये हमने पहले कहा था, वो बात हमने कही है अभी भी। जहाँ तक कांग्रेस सरकार के की नेता बात है, अरविंद लवी कुछ सरकार बोल की रहे हैं, वो सुनते हैं अभी। रोकना चाहूंगी आपको। पुरजोर विरोध करेंगे। आज अगर आम आदमी पार्टी भी चुनाव की बात कर रही है तो वो इसीलिए चुनाव की बात कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको मना कर दिया समर्थन करने के लिए, मजबूरी में चुनाव की बात कर रहे हैं। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी से हमारा लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों के बीच में हमको चुनाव के लिए जाना चाहिए और दिल्ली के लोगों को एक मेजॉरिटी वाली सरकार चुननी चाहिए जो दिल्ली का विकास करे। और कांग्रेस जो है कभी भी लोगों के बीच में जाने से घबराती नहीं है। तो ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? जब इन लोगों की इतनी वेव है तो फिर क्यों ये चुनाव से भाग रहे हैं? चलिए इसका जवाब राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप चुनाव से घबरा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया। ये जनता पार्टी ने कब कहा कि हम चुनाव से भाग रहे हैं? ये तो खुद यही कहे जा रहे हैं। ये अपने गाने गुद गा रहे हैं। आप देखिए, एलजी ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया वो फरवरी में लगा था और वो 1 साल के लिए लग सकता है, फरवरी में समाप्त होगा। एलजी अगर कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जब करेंगे तो रिएक्ट करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले ही आपको बुलाया गया था, तब भी कहा गया था। हाँ, तो तब हमारा स्टैंड कितना क्लियर था। तो वो तो आपका आज भी होना चाहिए। कल कहा जा रहा है कल फिर बुलाएंगे, आपको बुलाया जा चुका आपको जब हमारे को पिछली बार बुलाया था तब हमने नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब पिछली बार हमको बुलाया था तो हमने उत्तर दिया था ना। अब जब हमें बुलाएंगे तो हम उत्तर देंगे। आप हाइपोथेटिकली चीजों को क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हम नहीं बना सकते जब हमारे पास नंबर नहीं थे तो हमने कहा बीजेपी के तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जहां तक ये सब लोग कह रहे कहां से आ गए लोकसभा के, राजीव जी वही जो अलका जी सवाल पूछे वही सवाल, अगर वो जवाब तब था वो तो जवाब आपका अब भी वही होना चाहिए। देखिए ऐसा है, आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, अपना ही एक राग अलाप रहे हैं। मैं अपने प्रश्नों का मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। बनाई तो 29 पे कैसे बना पा रहे हैं? मैं आपको आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूँ। आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए। 8 महीने का इंतजार क्यों किया? अगर अभी सरकार बनानी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप केंद्र अभी जो कांग्रेस बात कर रही है, राजीव जी आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में जो फटकार लगाई गई है वो केंद्र सरकार को भी लगाई गई है। करता है उसके ऊपर काम करता है। संवैधानिक तौर पर केंद्र सरकार भी दखल दे सकती थी, तब नहीं हुआ ऐसा, तब उपराज्यपाल को आगे आना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के साथ सरकार को है कि आपने तमाशा बना रखा है दिल्ली में। देखिए ऐसा है, इसलिए जो स्टैंड लेना है वो एलजी को लेना है। और ये वो एलजी है जो तो ये तो आपने मौका दिया ना कि एलजी को स्टैंड लेना पड़े। हमने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया? एलजी जो है वो सरकार के इशारों पर चल रहा है। अरे एलजी तो आपने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। एलजी तो लगाई दोनों को। ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कांग्रेस के राज में लगा था, हमने नहीं बनाया, हम आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो यानी कि जितने भी आपने एलजी गवर्नर बदले हैं वो आपके बनाए, आपके इशारों पे काम करेंगे, ये साबित कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का बनाया एलजी कांग्रेस के इशारों पे काम करता है तो आप ये मान चुके हैं कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की मर्यादाओं में रहकर काम करती है, इसलिए आपके कहने से ये बात सिद्ध होने वाली नहीं है। आपका तो काम ही है आरोप लगाना, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है आरोप लगाने के अलावा। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने जितने आरोप लगाए उससे प्रूफ क्या हुआ? चुनावों से आपका तो काम है। मोदी जी की लहर है। हाँ, तो इसलिए अच्छी तो अभी तो 7 चुनाव आप हारे हैं। 7 लोकसभा चुनाव, देश को 7 लोकसभा सीटें आप बुरी तरीके से हारे हैं। हम हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, तो आप जीतने के बाद हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम हिम्मत हारने के बाद हिम्मत कर रहे हैं। आप जीतने के बाद, मोदी लहर के बाद आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दिल्ली में कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है जो आपको टक्कर दे रहे हैं। और आपके मुख्यमंत्री के दावेदार जगदीश मुखी जी उनके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं चुनावों से। हमारी पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो ये सच्चाई है, दिल्ली का एक आम आदमी ये सब कहानियां आप बोल रहे हैं।
कि आप क्यों भाग रहे हैं बोलना, चुनाव से? काम आपको नहीं किसका करना, खौफ हमारा और डर काम है काम करना। सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। योगेश जी, तो आप काम तो नहीं योगेश करते जी, हैं। दोनों ही तो राजनेता आप हैं, दोनों ही नहीं अपनी अपनी चुनावों पार्टी से की डरते। बात रखे हैं, आप लेकिन चुनाव मेरा सवाल कराते। आपसे, अगर आपने योगेश काम जी, किया होगा संवैधानिक दायरे की बात करती है बीजेपी, उसके रहते हम आगे बढ़ेंगे, उसके रहते हम सरकार चलाएंगे, ये बात तो 8 महीने पहले भी थी, वही हालात आज है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के साथी बात सही कह रहे हैं कि जब उनसे गवर्नर कहेगा तब वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, और स्थिति ये होती है कि जो नेता में इनका जो नेता होगा उसको जब गवर्नर बुलाएगा, जाएंगे तो बताएंगे कि हम अल्पमत की सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर वो पिछले स्टैंड से यू टर्न करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से भाग रही है और वो एक कोई नया रास्ता निकाल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को सूट नहीं करता है, या उसकी अब तक की जो लाइन है उससे यू टर्न है। अगर वो नहीं निकालती है और वो चुनाव के लिए कहती है कि हम अल्पमत की सरकार नहीं चला सकते, तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा है कि वो एक रास्ता पकड़ रही है जिस रास्ते से उसे चुनाव तक जाना है, और एलजी के थ्रू और राष्ट्रपति के थ्रू, तो वो प्रोसेस तो ठीक है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चैनल डिबेट में ये नहीं कहेगी कि हम इलेक्शन में जा सकते हैं अनटिल अनलेस उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्ट्रक्चरल स्टैंड होगा तो नहीं कहेगी। तो वो ठीक कह रहे हैं, उनका स्टैंड सही है। हाँ, तब तक इंतजार किया जाना चाहिए जब तक एलजी उन्हें बुलाते नहीं है, और बुलाने के बाद इनका स्टैंड क्या होता है। जी अलका जी पूछिए। जब तक उपचुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक मैं आप ही से प्रश्न करना चाह रही हूँ, जो अभी बता रहे हैं कि एलजी को बीजेपी को इनवाइट करना चाहिए। मैं आप जो महाशय एक्सपर्ट बैठना चाहूंगी ताकि जनता भी जान सके। तो चलिए अलका जी भी बना देते। उसके बाद 3 सीटों पे उपचुनाव घोषणा हो चुकी है। 23 दिसंबर को अगर ये होता है कि 3 सीटों पर आम अलका जी बीजेपी 29 पर सरकार में होगी, तो फिर ये क्या होगा? ये इतिहास में पहली बार होगा कि बहुमत जो है वो विपक्ष में देखिए अलका जी, तो इसका क्या है? आपको नहीं लगता कि एलजी को 23 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए बीजेपी को बुलाने से? नहीं, मैं आपसे समझना ही चाह रही हूँ, मैं आपसे समझना चाह रही थी, आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि एलजी को क्या 23 दिसंबर तक 3 सीटों के परिणामों तक इंतजार नहीं करना चाहिए? प्लीज आपके पास नहीं, एलजी को सिर्फ 25 नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। 25 नवंबर के चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 25 नवंबर को जब मतदान हो जाता है एलजी उसके बाद बुला सकते हैं, और बुलाने के बाद इनका क्या स्टैंड होगा ये देखा जाना चाहिए। 25 नवंबर तक जरूर एलजी को, अगर एलजी बुलाते हैं तो चुनाव अगर आम आदमी के 30 विधायक होंगे तब होने की स्थिति से एलजी को नहीं, क्या होगा 25 को उनको बुलाना चाहिए, होंगे तो फिर बड़ा जल्द होगा, वो क्लेम करेगा, दोबारा क्लेम करेगा। और ऐसा छोटे राज्यों में ऐसा होता रहा, ऐसा उत्तराखंड में हुआ है, ऐसा झारखंड में हुआ है, छत्तीसगढ़ को छोड़ के जो नए छोटे। जी बताइए अलका जी। अलका जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे हैं। चलिए, ये तो साबित होगा कि आम आदमी ने 49 दिन की चलाई, और बीजेपी अगर सरकार आज बनाती है तो ये यकीन है वो 49 दिन भी नहीं चला पाएगी। अगर बड़े दल को बुलाना है तो आम आदमी पार्टी का फैसला जो है उपचुनाव के बाद होगा, और यकीन है कि जनता जो है इस तरह की बेईमान और भ्रष्ट सरकार के साथ नहीं जाएगी 3 उपचुनावों में भी। राजीव जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, आप ये बताइए। लॉजिकली प्रश्न कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बार बार एक ही बात आप पूछ रहे हैं और मैं बार बार एक ही उत्तर दे रहा हूँ जी। देखिए, अभी अलका जी भी कह रही हैं कि एलजी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पे एलजी के पास फरवरी तक का समय है, वो जो भी करेंगे उसके बाद कोई भी मेच्योर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद रिएक्ट करेगी। ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? फरवरी तक बिल्कुल नहीं, हम तो एलजी जब कोई प्रपोजल लाएगा तभी तो पार्टी को डिस्कशन करेगी। विरोध है, दिल्ली में चुनाव हो, अगर चुनाव नहीं होता तो उपचुनावों के परिणामों तक या फरवरी तक ही एलजी को रुकना चाहिए बुलाने से बीजेपी को सरकार बनाने। ये तो एलजी के स्वविवेक पर ही है योगेश जी। वो चाहे तो विधानसभा भंग भी करवा सकते हैं, वो चाहे तो चुनावों की घोषणा भी कर सकते हैं, वो चाहे तो बीजेपी को जिस तरह से निमंत्रण देने की बात भी की जा रही है, लेकिन इंतजार जैसे कहा जा रहा है संवैधानिक तौर पर इंतजार इस बात का किया जाना चाहिए। अगर चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है तो इंतजार इस बात का किया जाना चाहिए। अब
देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचन को निष्पक्ष बनाने के लिए सिर्फ एलजी को 25 नवंबर जिस तारीख को मतदान है दिल्ली में तब तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद वो चाहे तो बुला सकते हैं। और अगर 25 दिसंबर को नए ढंग का, दिसंबर में जब निर्वाचन के रिजल्ट आते हैं, नए ढंग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करेगी, एलजी उसके क्लेम को देखेंगे। पर ये जरूर है कि एलजी को थोड़ी चुनाव की निष्पक्षता के लिहाज से मतदान की तिथि तक बुलाने और नए ढंग के किसी अपॉर्चुनिटी नहीं, फायदा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो चलता रहेगा। फायदे और नुकसान, ये बनिया की दुकान नहीं है कि फायदे और नुकसान देखे जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस है, कानून का एक प्रोसेस है। जनता का कोई फायदा नहीं है, यहाँ मैं कोई चीज बेच नहीं रही हूँ। यहाँ दिल्ली की जनता को जो है उससे परेशानियों से बचाने की बात है। किसने फायदा किया, कि 15 सरकार बनेगी और पूरा जोड़ तोड़ करने के प्रयास होंगे। आप रुकिए, 23 दिसंबर के परिणामों तक दिल्ली की जनता जो फैसला देगी उपचुनाव की 3 सीटों पर, उस पे तय हो जाए सब कुछ। अगर तो चलिए, जिस तरह से हालात बने हुए हैं दिल्ली में, सरकार बनाने को लेकर कवायदें हालांकि तेज हो चुकी हैं, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए आपको ये सुनाते हैं। मैं समझती हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, उनको मौका देना चाहिए। वो बनाए किस तरह से बनाते हैं ये देखना पड़ेगा। बाकी ये है कि सरकार तो अब इलेक्शन में, देखिए कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई एमएलए इलेक्शन नहीं चाहता, लेकिन ये कि अगर वो सरकार बना रहे हैं तो बनाना चाहिए। उपराज्यपाल साहब को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने ठीक से नहीं किया, क्योंकि कायदा यह है लोकतंत्र में कि जब तक मेजॉरिटी ना हो किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए, और मेजॉरिटी प्रूव करने का भी कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो सिवाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में कोई फैसला कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बहुत सख्त एतराज है। तो कांग्रेस का भी ये कहना है कि उपराज्यपाल ने जो फैसला किया वो ठीक नहीं, और साथ में ये भी कहना है कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि चुनाव हो। अलग बीजेपी को अगर न्योता दिया जा रहा है तो बीजेपी को भी सरकार चलाकर दिखानी चाहिए दिल्ली में। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं।